हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2019 में इंग्लिश क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में, यानी डीसीईसी एमपीएम में 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर्स में, हम लोग आज इस क्लास और इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपका लिंक दे रखा है, जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पीपीआई ट्यूटोरियल के नाम से भी सर्च कर सकते हो और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे लेके चलते हैं और अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास के बाद क्लास कैसी अच्छी लगी कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चंस का, मतलब आंसर करिए दिस क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग पैसेजेस। तो मतलब आपको पैसेजेस पढ़ना है जो नीचे दे रखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इन पे 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं, आपको वो 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आपका पहला पैसेज क्या है वो देख लेते हैं। तो पैसेज कुछ इस प्रकार से, यहाँ से पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। Behold this truth to be self-evident that all men are created equal. So इसमें हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा और अपने पद के सही अर्थ को जाएगा। हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, यानी एक समान, इक्वल। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेट है कि आपको I have a dream that one day this nation will rise up. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. ठीक है, अपने पद का सही अर्थ को जाएगा। We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. और हम इन सत्वों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य एक समान बनाए गए हैं। ऑल मेन्स आर क्रिएटेड इक्वल। तो हु स्पोक दिस, किसने कहा था? गांधी जी ने, नेहरू, कैनेडी या मार्टिन लूथर किंग? तो ये कहा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। तो डी करेक्ट आंसर है। मार्टिन लूथर किंग एक एक्टिविस्ट थे अमेरिकन, जिन्होंने सिविल वॉर जब चल रहा था अमेरिका में, उस टाइम इन्होंने एक्टिविस्ट का काम किया था और उन्होंने एक स्पीच संबोधित की थी, आई हैव ए ड्रीम करके, जो कि बहुत उस टाइम चर्चित थी। और इसमें एक समानता है इस क्वेश्चंस में। ये तो क्वेश्चन से आउट ऑफ रिलेवेंस है, लेकिन बता रहा हूँ कि ये तीनों को असैसिन करके मारा गया था, असैसिनेट किया गया था। गांधी जी को भी, कैनेडी यानी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको, और मार्टिन लूथर किंग को भी असैसिनेट किया गया था। तो आपका काम है कि असैसिनेट का मतलब क्या होता है ये जानना, ठीक है? तो ये होमवर्क है कि असैसिनेशन का मतलब क्या होता है वो आपको जानना है, ठीक है? और आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है कि असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इन तीनों को असैसिनेट किया गया था, ठीक है, मारा गया था। विच नेशन ही वॉज टॉकिंग अबाउट? तो मैंने बताया मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के थे, तो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का बात कर रहे हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट ऑफ इक्वालिटी? यहाँ पे इक्वालिटी को किस समान से बात किया गया? तो यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब कंपैरिजन किया गया। आप जानते हो कि मार्टिन लूथर किंग वॉज अ ब्लैक अमेरिकन। सो यहाँ पे उन्होंने ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बीच में जो अनइक्वालिटी था, रेसिज्म था, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो उन्होंने स्किन कलर को यहाँ पे इनडायरेक्टली बताया है कि स्किन का आपका जो कलर रहता है उस पर हम लोगों को, मनुष्यों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड वी आर ऑल इक्वल, तो हम लोग सब एक समान हैं। सो स्किन कलर पे इन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बात किया था। स्किन कलर कहाँ पे है? सो आपका इक्वालिटी, क्योंकि ये ब्लैक अमेरिकन थे और उस टाइम और अभी भी ब्लैक और वाइट का बहुत अनइक्वालिटी है अमेरिका में। तो एक अनइक्वालिटी हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, हर जगह है। लेकिन प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, बस हमें उसको सॉल्यूशन ढूंढना रहता है। तो अभी भी प्रॉब्लम्स है वाइट एंड ब्लैक अमेरिकन्स की, लेकिन अब नहीं है।
बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। हर जगह प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ में होती हैं, अनइक्वालिटी होती है, लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा ही होता है और अच्छा हो भी रहा है। सो ये था आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हु स्पोक दिस, विच नेशन ही वॉज टॉकिंग अबाउट, और किस संदर्भ में ही वॉज टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी। तो संदर्भ में, किस संदर्भ में इन्होंने इक्वालिटी की बात की थी, तो आपका स्किन कलर था। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पहला पैसेज का। और पैसेज हर साल आपका पूछा जाता है, और इस साल भी पूछा गया था 2020 में। सो पैसेज पे हमेशा सवाल आता है और इजी सवाल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Come on, now we will move to our next question, and the next question is, who wrote into that heaven of freedom, my father let my country awake? A. Bankim, B. Tagore, C. John Keats, D. Tennyson। तो किसने लिखा था इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक? तो ये लिखा गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से भी बोलते हैं, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोर सीजन फिल द मेजर ऑफ द ईयर, देयर आर फोर सीजन इन द माइंड ऑफ मैन, व्हाट आर द फोर सीजन ऑफ माइंड विच द पोएट इज टॉकिंग अबाउट? तो मतलब एक पोएम से लिया गया ये लाइन, फोर सीजन फिल द मेजर ऑफ ईयर, ठीक है। चार जो सीजन होते हैं वो पूरे एक ईयर को बताते हैं, जो भी फोर सीजन्स होते हैं। कौन से फोर सीजन्स होते हैं, ठीक है, सीजन से बताइए। एक ईयर में चार प्रमुख सीजन कौन से आते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से समझना, चार प्रमुख सीजन कौन से आते हैं आपको पहले वो बताइए, फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देयर आर फोर सीजन इन द माइंड ऑफ द मैन, उसी तरह से हमारे माइंड में मैन के ऐसे ही फोर सीजन होते हैं, ठीक है। तो वो फोर सीजन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फोर सीजन ऑफ द माइंड विच द पोएट इज टॉकिंग अबाउट? तो आपको बताना है कि ऑप्शंस है चार डिफरेंट मूड, चार स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, चार वर्च्यूज, या चार सिन। तो मूड्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ से वर्ड मीनिंग भी चलना है हम लोग को लेके। मूड्स का मतलब क्या हो गया बताइए लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ह्यूमन लाइफ तो पता है हम लोग को। वर्च्यूज का मतलब क्या होता है ये भी बताइए, और सिंस का मतलब क्या होता है ये भी बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस को मैं आगे लेके चलूँगा। पहले आपको ये चारों वर्ड्स का मतलब बताना है, मूड्स, वर्च्यूज, सिंस, और कौन से चार सीजन्स होते हैं। सीजन्स मत लिखिएगा, लेकिन वर्ड मीनिंग शॉर्ट में ज़रूर लाइव चैट में दीजिए। आई एम वेटिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो आंसर मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले एक ईयर में कितने सीजन्स आते हैं? तो सबसे पहले तो स्प्रिंग यानी आपका वसंत ऋतु, समर गर्मी, तीसरा आपका फॉल यानी पतझड़, और चौथा है विंटर। तो ये चार मौसम है आपके एक साल में। वैसे ही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फोर सीजन ऑफ द माइंड विच द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। तो आपको ये क्या चीज़ दर्शा रहा है, मूड यानी मनोदशा, मनोदशा यानी भाव बता रहा है। वर्च्यूज का मतलब क्या होता है, गुण, गुण बता रहा है। या सिंस यानी पाप, पापों को बता रहा है। तो क्या होगा? तो सबसे पहले ये चार स्टेजेस बता रहा है ह्यूमन लाइफ का। चार स्टेजेस, चार जो स्टेजेस होते हैं यहाँ पे कंपेयर किया गया है चार सीजन से एक साल में। तो यहाँ पे एक साल में चार सीजन का जो रिपीट होते रहता है हर साल, वो बात किया जा रहा है एक टेन्योर में। तो हमारा एक लाइफ है, हमको एक लाइफ मिला है, तो उस लाइफ में हमारा चार स्टेजेस है, चार स्टेज है, चार पड़ाव है ह्यूमन लाइफ में, इंसान के लाइफ में। तो यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है, ठीक है। और वो चार क्या है, वो चार स्टेजेस क्या है, अब ये हमें जानना है कि व्हाट आर दिस फोर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ के चार स्टेजेस क्या है जो कंपेयर किया गया है आपका चार सीजन्स के, जो कि एक ईयर में आते हैं, दैट इज स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। वसंत, गर्मी, पतझड़, फिर सर्दी। तो उसी तरह से चार स्टेज होते हैं। चार स्टेज का क्या है चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए वो चार स्टेज क्या है ह्यूमन लाइफ के।
जो 4 स्टेजेस थे लाइफ के वो मैं लिख दे रहा हूँ। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। पहला क्या है? इन्फेंट, जब नवजात बच्चा रहते हैं, या इसको हम लोग इससे भी बोल सकते हैं टॉडलर। यानी टॉडलर का अर्थ क्या होता है कि अ यंग चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, जो नया नया हम लोग सीखते हैं चलना, उसको टॉडलर बोलते हैं। तो इसको भी वर्ड मीनिंग में कर लीजिएगा। दूसरा आपका है चाइल्डहुड, बचपन। थर्ड है आपका एडोलेसेंस, यानी जवानी, जस्ट एडल्ट होते हैं हम लोग, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का भी मीनिंग वर्ड मीनिंग में डाल दीजिएगा। चौथा है आपका ओल्ड एज, बुढ़ापा। ठीक है, तो 4 है, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड ओल्ड एज। तो यहाँ पे जिस तरह से एक ईयर में आपका 4 सीजन रहते हैं, वैसे ही आपका एक लाइफ में हमारा ये 4 स्टेजेस रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, और इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा पोएम तो आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा पोएम का अर्थ, उस लाइन का भी अर्थ समझ लोगे, ये क्वेश्चंस इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको कभी एग्जाम में आए, आपने पोएम नहीं पढ़ा है, किसी पोएम का लाइन है, आप पोएट भी नहीं जानते हो, उसका आपने पढ़ा भी नहीं है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है, तो बस आप थोड़ा सा वर्ड्स को अच्छे से पकड़िए, 1 से 2 बार रीड कीजिए सेंटेंस को, आपको खुद वो पोएम का लाइन ही आपको आंसर दे देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा बताया, डिस्क्राइब करके किस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है, जो आपको नहीं भी पढ़ रखे हैं पोएम्स उसके लिए। ठीक है, क्योंकि पोएम्स के वे में क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये 2019 का है तो ज़्यादा पुराना तो है नहीं प्रश्न। ठीक है, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने बताया कि डिफिडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं सबका मीनिंग्स और सबको करेक्ट करके। तो सबसे पहले ए के साथ चलते हैं, जो गलत है उसको ठीक करते हैं। इनोसेंट दे रखा है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? INNOCENT, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष। बी में आ जाते हैं सक्सेस, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? SUCCESS। ठीक है, सक्सेस। सी में आ जाते हैं फॉली, FOLY है, होगा क्या? FOLLY, फॉली। सक्सेस का मतलब सफलता, सफलता। ठीक है, फॉली का मतलब क्या होता है? मूर्खता, मूर्खता। जैसे सक्सेस का मतलब सफलता, जैसे हमारे चैनल का मोटो है, अब सफलता दूर नहीं। ठीक है, उसी तरह से सफलता हो गया। और फॉली का मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता का मतलब है, कभी कभी फॉली बोलते हैं ना, कि आप बिना सोचे समझे कोई कार्य कर देते हो तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। तो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि फॉली यहाँ पे इस तरह से यूज होगा। तो FOLLY, फॉली, मूर्खता। ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which sentence is written incorrectly as a wrong word is used? इस 4 सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक शब्द गलत यूज हो रखा है। तो किसी एक वाक्य में एक शब्द आपका गलत, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, उसको बस सुधारना है। तो वो कौन सा सेंटेंस था बताइए। ठीक है, तो आपका पहला है आवर प्रिंसिपल इज अ गुड मैन, हमारे प्रधान अध्यापक बहुत अच्छे इंसान है। बी है ही हैज नो प्रिंसिपल इन लाइफ। ठीक है, सेम वर्ड को वापस लिखा गया कि उनमें कोई प्रिंसिपल नहीं है। तीसरा है आपका द लाइन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे। ठीक है, और चौथा है आई हैव नो पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे गलत उपयोग किया गया है। इसके जगह पे कौन सा सही वर्ड यूज होगा? प्रिंसिपल ही यूज होगा। सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन हो, बोलने में सेम हो लेकिन लिखने में अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो प्रिंसिपल दे रखा है, इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट होगा
प्रिंसिपल, PRINCIPLE। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। बोलते हैं ना मोरल, कोई उसका सिद्धांत ही नहीं है, बोलते हैं ना ही हैज नो प्रिंसिपल, रूल्स कुछ भी नहीं है, वर्ड्स। तो प्रिंसिपल से लाइफ जीना चाहिए, सिद्धांत। तो उनमें प्रिंसिपल की जगह पे ये वाला प्रिंसिपल होगा। दोनों सेम वर्ड्स बोलने में है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। तो सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो ही हैज नो प्रिंसिपल इन लाइफ, आंसर क्या हो गया? ही हैज नो प्रिंसिपल इन, उनके लाइफ में कोई सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया, यानी बी आपका एक वर्ड था जिसमें गलत वर्ड का यूज था। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस। फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द करेक्ट चॉइस। चलिए बताइए इसमें से करेक्ट चॉइस आपका क्या है? तो एंड डैश फिल इन द ब्लैंक्स मैन विल डू नथिंग। किस प्रकार का इंसान कुछ भी नहीं करेगा? आपको बताना किस प्रकार का इंसान कुछ भी नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है आइडियल, आइडल और आइडल। तो आपको बताना कौन सा सही आंसर है। इससे प्रीवियस ईयर में यानी 2020 में मैंने आपको दिया था एक होमवर्क, जो बहुत से स्टूडेंट ने, जिन्होंने कमेंट्स में भी आंसर किया कि आइडल, आइडियल और यहाँ एक और आइडल, ठीक है। तीनों का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट्स हैं, यानी प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है। तो सभी का आंसर लगभग लगभग सही आया था। और फिर से मैं एक बार दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया था फिर से एक बार दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है, वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये होमवर्क भी किया कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कम से कम वर्ड्स टाइप करके 1 सेकंड देके टाइप भी कर दिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वहाँ पर भी था आइडियल। आइडियल मतलब स्थिर, एक तरह। और आइडल और आइडियल का मतलब तो आदर्श व्यक्ति हो गया। आइडियल का मतलब जस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेकार। क्या बोले थे? बेकार, बेकार व्यक्ति, ठीक है। तो आइडियल, तो एक आइडियल व्यक्ति, आइडल व्यक्ति कुछ नहीं करता है। आइडियल और आइडल तो दोनों आदर्श वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में चले गए। अब आइडल क्या है और आइडियल क्या है, वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, ये आपका फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट आपके क्लास जब भी इंग्लिश का होगा वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो आपको बताना है। चलिए उतना देर वेट नहीं करते, आप ही बता देते हैं क्योंकि पिछला वर्क का था। तो आइडियल का मतलब क्या होता है? आपका आदर्श, ये तो मैं बताया था उस क्लास में भी। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और आइडल आपका क्या है? आइडल का है, बहुत कम स्टूडेंट ने दिया था, जैसे मकसूद ने सही आंसर दिया था पिछले क्लास में, प्रतिभा, ठीक है। तो प्रतिभा इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिमा, ठीक है। प्रतिभा बोल रहा था मैं, सॉरी, प्रतिमा बोल रहा था, प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा बोलते हैं। प्रतिमा आपका कौन सा वर्ड में चला जाएगा? ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जल्दी बताइए, अभी भी लाइव चैट में मौका दे रहा हूँ, जल्दी बताइए। चलिए टाइम्स अप। ये भी आपका एडजेक्टिव में चला जाएगा, तो दोनों एडजेक्टिव है। और थर्ड वाला आइडल भी, ये भी एडजेक्टिव है। तो सब विशेषण है जो कि विशेषता बतला रहा है आपकी इंसान की, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। कभी कभी आइडल यानी हम लोग मूर्ति के रूप में भी बोलते हैं, भगवान की मूर्ति, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैन के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ मैन के आगे अगर रखेंगे तो वर्ड सारा विशेषता बतलाएगी इंसान की, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। इसको वो आइडियल में मत लीजिएगा कि मूर्ति के सेंस में नाउन में ले जाए, नहीं, इसको नाउन में मत ले जाइएगा। इसको इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा था, ठीक है। तो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यानी वाक्य के संदर्भ में आपका मैन के लिए बात हो रहा है, तो आपका ये सारा एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ईट द हम्बल पाई मीन्स, टू ईट द हम्बल पाई मीन्स इसका क्या उदाहरण अर्थ रहेगा? ठीक है, तो ये एक मुहावरा है जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टू अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज। दूसरा टू ईट चीप स्वीट, टू ईट चीप स्वीट्स। और चौथा है टू ईट लेस। और डी है आपका टू ईट मोर। ठीक है, तो एक फ्रेज है ये, क्या है? फ्रेज है। तो इसका यूज करते हैं फ्रेज का, टू मेक अ हम्बल अपॉलजी। अपॉलजी का अर्थ है माफी मांगते हैं। एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। तो ए आंसर हो गया, टू अपोलोजाइज, माफी मांगने के लिए यूज करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं हम लोग अपना ह्यूमिलिएशन। तो इसका अर्थ ये है टू ईट द हम्बल पाई। ठीक है, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वेयर प्रूव्ड फॉल्स। तो उन्होंने माफी मांगा जब उन्होंने जो रूमर्स फैलाया वो गलत साबित हुआ। तो ये इस तरह से वाक में यानी सेंटेंसेस में हम लोगों को इसका यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ फिकल, फिकल का एंटोनिम क्या होता है? फिकल का आपको एंटोनिम बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, फाइनल, कांस्टेंट, फैमिलियर, फुल। तो आपको बताना कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो फिकल का आपका सही होगा बी ऑप्शन, कांस्टेंट। कांस्टेंट, फिकल का एंटोनिम उल्टा क्या होगा? कांस्टेंट। तो फिकल का एंटोनिम हो जाएगा आपको कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और फाइनल, फेमिलियर, फुल, इसका क्या अर्थ हो गया ये भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज नॉट अ सिनोनिम फॉर अ सिटाडेल, सिटाडेल के लिए कौन सा एक सिनोनिम नहीं है? तो ठीक है, तो सिटाडेल का अर्थ क्या होता है ये पहले बता दीजिए। सिटाडेल का अर्थ क्या होता है? जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, सिटाडेल का अर्थ क्या होता है? चलिए मैं देख रहा हूं सभी का। चलिए ठीक है, सिटाडेल मतलब कैसल होता है, बड़ा सा पैलेस। ठीक है, तो सिटाडेल का मतलब ये होता है। तो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, मतलब जब भी कोई भी पुराने ज़माने में सिटाडेल बनाया जाता था, जब भी अटैक होता था किसी पे, तो सेफ होने के लिए वहाँ पे सिटी से बचने के लिए सब जाते थे। तो प्राचीन काल में जब भी आक्रमण की स्थिति होती थी ना, तो यहाँ पे लोग अपना निकट ऊंचाई वाले जगह पे चले जाते थे। ठीक है, तो नगर दुर्ग, गाड़ी किला जो था उससे बचने के लिए। ठीक है, तो लार्ज किंगडम इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, मतलब सिनोनिम, सॉरी नहीं होगा, नॉट सिनोनिम। बाकी स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी सिटाडेल भी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जैसा कैसल भी ले सकते हैं, बेस्टियन भी ले सकते हैं। तो ये तीनों आपका सही है। ओके, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? तो सारा हम लोग सिटाडेल का प्रयोग यहाँ पे बचाव के लिए कर रहे हैं। तो इसका भी मतलब बचाव हो गया ए का, स्ट्रॉन्ग होल्ड का भी मतलब बचाव हो गया, और आपका कैसल का मतलब भी बचाव हो गया। लेकिन लार्ज किंगडम तो एक किंगडम है जो कि सिनोनिम नहीं है सिटाडेल का। तो बाकी सारा तो सिटाडेल का सिनोनिम ही हो गया। ठीक है, कैसल हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड का भी मतलब हो गया जहाँ बचाव से बचने के लिए लोग चले जाते थे प्राचीन काल में। तो ये हो गया आपका आंसर। विच वर्ड डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का मूवमेंट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? जल्दी बताइए। तो आपके ऑप्शन है ट्राउट, लीप, एम्बल, प्रॉल। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी बताइए। एम्बल, एम्बल आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी, एम्बल। हम लोग मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट
इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बाकी अदर्स मूवमेंट्स को बताना है। ये होमवर्क है, ये आपको अभी सर्च करना है, चाहे खोजना है, और इसको कमेंट बॉक्स में डालना है कि ट्राउट, लीप और प्रॉल का मतलब क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ना कि लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं चेक करूँगा किसने आंसर दिया। तो ये बाकी चारों मूवमेंट्स किस चीज़ का है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लेस वेयर ईगल लीव्स इज कॉल्ड, जहाँ पे ईगल्स लीव करते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ए होल, बी ईरी, सी स्टे और डी डेन। तो ईगल्स जहाँ पे लीव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयरी, ठीक है, ईयरी। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ पे ईगल्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयरी। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि आपको अदर्स 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं, तैयारी में भी यही करनी है कि प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कस करना है। और हर सब्जेक्ट में मेरा यही है कि जब तक सारे ऑप्शन को मैं नहीं डिस्कस कर लूँ तो वो क्वेश्चन सही से मेरे हिसाब से डिस्क्राइब नहीं होता है। तो ईयरी तो हम लोग को पता चल गया कि वहाँ पे ईगल्स रहते हैं, ठीक है। ईगल्स का है, लार्ज नेस्ट होता है ईगल्स का, ठीक है। क्या होता है ईयरी का मतलब, अ लार्ज नेस्ट of an eagle or other bird of prey built high in a tree or on a cliff। अब आपका काम है होल, स्टे, अ डेन। किन जानवरों का प्लेस है जहाँ पे रहते हैं, ये आपका होमवर्क है। ये मैं डिस्क्राइब कर सकता था लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ आप भी करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। द यंग वन ऑफ गोट इज कॉल्ड, गोट के यंग वंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोट के यंग वंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। तो आपके ऑप्शन है किड, पफ, कब एंड काल्फ। तो यंग वंस गोट को क्या, गोट के क्या बोलते हैं उन्हें, जल्दी बताइए। तो आपका सही ऑप्शन है किड, किड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, किड। तो करेक्ट आंसर हो गया किड। अब पफ किसको बोलते हैं, कब किसको बोलते हैं, काल्फ किसको बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है। मतलब 3 से 4 होमवर्क आज मैंने आपको दे दिया और बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए सबका आंसर, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा टाइप करने में, शॉर्ट करके टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन 2019 के प्रश्नों का, जो भी इंग्लिश से पूछा गया था, इंग्लिश भाग से। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस प्रकार से आपको करना है, यानी क्वेश्चंस किस वे में आपको करना है एग्जामिनेशंस में। अगर पोएम नहीं भी पढ़े हैं तो कैसे करना है, वर्ड्स वाले जो स्पेलिंग वाले होते हैं वो एंटोनिम और सिनोनिम्स के ऊपर, और ये यंग वंस किसे कहते हैं, गोट का। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशंस में, और मैं अब ईयर वाइज पूरा कराऊंगा भी, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री का नहीं देखा है, एक भी ईयर्स का जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ भी मैंने करा रखा है क्वेश्चन सॉल्व प्रीवियस ईयर का, तो वो भी देखिए। और साथ ही साथ कंटिन्यू पूरा प्रीवियस ईयर्स का नोट्स बनाइए और अच्छे से 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए अच्छे से कर लीजिए। आपका यहीं से आधा काम हो जाएगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, क्लास कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और प्रीपेयर ट्यूटोरियल में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर अच्छे से पूरे से कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।